Let us start with the syllabus. Okay, firstly I would like to introduce that is structural analysis. Already तुम लोगों ने मॉस पढ़ा हुआ है, that is mechanics of structure. Linking to that mechanics of structure, we are further proceeding for the structural analysis. Basic concepts हम लोगों ने already वहाँ पे study किए हुए हैं. तो structural analysis in the previous syllabus there are two parts, that is essay 1 and essay 2 for the 4th semester and 5th semester. Okay, though for the essay 1 it is totally covering the determinate structure, whether it is analysis, determination of the slope, deflection and SFD BMD. Whereas essay 2 it is totally mostly यानी कि 99% syllabus is of the indeterminate structure, in which the total analysis, determination of the slope, deflection, SFD BMD is there in the structural analysis part 2. But due to some old methods or due to एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं एडवांस मेथड्स अपने को स्टडी करना पड़ता है. सो ओल्ड जो स्टेप्स है या फिर ओल्ड जो मेथड्स है जो अपने को कोई यूज़ नहीं आती है, तो मोस्ट ऑफ दैट मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में नेग्लेक्ट किया हुआ है. और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ नेसेसरी फॉर योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वही पार्ट हम लोग अभी से स्टडी करने वाले हैं. सो ड्यू टू दैट थिंग essay 1 एंड essay 2 हम लोगों ने टोटल कंबाइन कर दिया है, जिसमें सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वही हम लोग कंसिडर करेंगे. सो इन दिस सेमिस्टर वी विल डील विद द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एज वेल एज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो मेनली वॉट एवर जो मेन पार्ट है वो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है. ओके, सिंपल स्ट्रक्चरल एनालिसिस इट इज़ द ओनली प्रोसेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्सेस विच इज़ नथिंग बट रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट, shear force, okay, internal or external forces, and slope and deflection. It's only the structural analysis by using various methods depending on the type of structure. So before starting the structural analysis, let us start with the syllabus. तो देखो इस टाइम तुम लोगों का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने बहुत मिक्स्ड सिलेबस तुम लोगों को देखेगा. दैट इज़ ट्रसेस एंड 3 हिंज आर्चेस. हम लोगों ने पहले, अगर तुम लोगों ने मैकेनिक्स में स्टडी किया हुआ है ट्रस का मेथड्स, देन इट्स गुड. लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ट्रस का एनालिसिस स्टडी करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस बाय यूजिंग द जॉइंट मेथड एंड सेक्शन मेथड. देन वी आर स्टडिंग द 3 हिंज आर्चेस. ओके, आई थिंक इट शुड बी बोथ आर्चेस. ठीक है, 3 हिंज आर्चेस इट इज़ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो पहले ऐसे 1 में था. तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली हम लोग फ्रेम स्टडी करते हैं, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस थोड़े डिफरेंट रहते हैं. When we are studying the arches, then obviously due to the geometry, the internal forces and the bending moment, whatever the criteria will change. So for that 3 hinge arch हम लोगों ने separate topic रखा हुआ है, जिसमें हम लोग internal forces उसका find out करेंगे depending on the different types of the arches. Next one, that is influence line diagram and rolling load. ओके, एक्चुअल में ये हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक रखते थे, लेकिन सिलेबस में ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है बिकॉज इतना डीप में हम लोग नहीं जाने वाले. इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इट इज़ नथिंग बट डायग्राम. ओके, इट विल बी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, shear force डायग्राम, और इट मे बी फॉर द डायग्राम फॉर द रिएक्शन. ओके, एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वैल्यू, इट मे बी इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. ओके, फॉर द मूविंग लोड. मूविंग लोड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ब्रिज अगर रहेगा तो ऑब्वियसली ब्रिज के ऊपर कोई कांस्टेंट लोड नहीं रहता है. ट्रेन पास होती है तो ऑब्वियसली इट इज़ मूविंग लोड. व्हीकल पास हो रही है देन इट इज़ ऑल्सो मूविंग लोड. तो उस मूविंग लोड के लिए हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, हाउ वी विल डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हाउ वी विल गेट द मैक्सिमम shear फोर्स और मैक्सिमम रिएक्शन, व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ दैट लोड, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं. दैट इज़ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. इसमें हम लोग नॉर्मल बीम के लिए भी स्टडी करेंगे एज वेल एज फॉर दी ट्रसेस के लिए भी स्टडी करेंगे. तो इसमें तुम लोग नॉर्मल ILD कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग देखेंगे. मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर द रोलिंग लोड वो हम लोग देखेंगे. एंड देन ILD फॉर द एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ट्रस. ट्रस में जो मेंबर रहेगा उसका एक्सियल फोर्स के लिए ILD कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. Then the next one, that is determinate and indeterminate structure. Okay, main part हम लोगों ने यहाँ से start किया हुआ है, determinate and indeterminate structure. तो obviously determinate as word indicates which can be determined by using only simple equations. Simple equations means equilibrium equation, जो already हम लोगों ने beams में देखे होंगे to find out the SFD BMD
और टू एनालाइज द बीम हम लोगों ने समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ वाई एफ एक्स, समेशन ऑफ मोमेंट देखा होगा, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर उस इक्वेशन से हम लोग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इन दी अदर वे अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलना है तो वो अगर बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग अगर स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो जैसे हम लोगों ने बीम के लिए एनालिसिस किया था सेम हम लोग फ्रेम के लिए करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्री चेंज होता है, तो वो हम लोग करके देखेंगे। इन द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट 2 lectures वी विल ट्राई फॉर दैट SFD BMD फॉर द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। वो सिलेबस में रहे या ना रहे अपने को करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब मैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ड्रॉ करूँगा एट दैट टाइम इट इज़ द बेसिक ऑफ द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम लोगों को बोथ केसेस अपने को स्टडी करना है। तो देखो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में पहला 3rd यूनिट में क्या दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, मेथड्स बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रिंसिपल एंड कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। 2 मेथड्स यहाँ पे दिया हुआ है। सम ऑफ द मेथड्स यू ऑलरेडी स्टडीड इन द मॉस, ओके, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सम पार्ट डाला था वहाँ पे डिफ्लेक्शन का, तो जो बाकी रहेगा वो हम लोग इस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले। तो डिफ्लेक्शन इन द पोर्टल फ्रेम, वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बीम के लिए देखा था, तो यहाँ पे हम लोग पोर्टल फ्रेम के लिए भी यहाँ पे मेथड्स देखेंगे। बेंट अप एंड आर्च टाइप स्ट्रक्चर, बेंट अप स्ट्रक्चर रहेगा या फिर आर्च टाइप स्ट्रक्चर रहेगा या फिर पोर्टल फ्रेम रहेगा, तीनों के लिए हम लोग देखेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ द यूनिट लोड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर रिजिड जॉइंटेड एंड पिन जॉइंटेड फ्रेम। एक और मेथड है यहाँ पे टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन, दैट इज यूनिट लोड मेथड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because it is very simplest one and it can be molded into the software or any language. That's why we have to study this unit load method which can be used for indeterminate structure also. Some methods, in some method अपने को यहाँ पे unit load method का यहाँ पे help लगने वाला है, तो इसलिए अपने को determinate structure as well as indeterminate structure दोनों में हम लोग को unit load method study करना है। Then ये totally ये determinate structure के लिए है, that is 3.1. Then we have started the 3.2, that is static and kinematic indeterminacies, यानी कि जब हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे देन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो रहेगा उसमें कितने नंबर ऑफ अननोन्स एक्स्ट्रा है अदर दैन दी स्टैटिक इक्वेशंस। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे अननोन्स रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसीज, वही अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। Yes, recording already started. Don't worry. I am using the external software. That's why it is not visible on that. Okay, sorry sir. Okay, static and kinematic indeterminacy means जो extra unknown रहेंगे उसको हम लोग static and kinematic indeterminacies बोलते हैं। तो वो different types है depending on the internal external, इसलिए वो indeterminacy यहाँ पे separate दिया हुआ है। Types of the structure occurring in the practice, there's classification, linear, non-linear behavior of the material. These are the theoretical part. मेन इज स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, बिकॉज जब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि एक्स्ट्रा अननोन कौन सा है तब तक अपने को इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैक्स टू मैक्स टाइम जो तुम लोगों का जाएगा इट विल बी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, बिकॉज नॉर्मली स्ट्रक्चर अगर तुम लोग देखोगे प्रैक्टिकल तो नॉर्मली वो इनडिटर्मिनेट ही रहता है। तो उसमें तुम लोगों को अगर मैन्युअली एनालाइज करना है या फिर मैन्युअली तुम लोगों को वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो तुम लोगों को स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले उसको डिटरमाइन करेंगे। वी विल स्टडी डिफरेंट फॉर्मूलेज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट वी हैव द मेन पार्ट, दैट इज एनालिसिस ऑफ द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर देयर आर वेरियस मेथड्स। यहाँ पे अभी हम लोगों ने मैक्स टू मैक्स मेथड्स यहाँ पे कम किया हुआ है, because most of the methods we are not using nowadays. तो this is your first batch जो हम लोग most of the methods यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो इसमें जो मेन जो मेथड्स है दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो उसमें हम लोगों ने पहला फ्लेक्सिबिलिटी मेथड यहाँ पे रखा हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इट इज़ नथिंग बट फोर्स मेथड। तो इसमें 2 मेथड्स, आई थिंक 2 ही मेथड है तुम लोगों को अभी स्टडी करने के लिए। एक क्लैपेरॉन थ्योरम दिया हुआ है, 3 मोमेंट थ्योरम बोलते हैं उसको, विच इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द बीम्स, इनडिटर्मिनेट बीम। एंड सेकेंड तुम लोगों को दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द बीम, ट्रस एज वेल एज फ्रेम। तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। देन सिमिलरली एनालिसिस ऑफ द इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय स्टिफनेस मेथड, इट इज़ द वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में अपने को स्टिफनेस मेथड स्टडी करना है,
देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है सेपरेट। अभी सिलेबस में थोड़ा सा मिक्स दिया हुआ है, तो वी विल नॉट गेट आइडिया प्रॉपरली कि कौन सा मेथड कौन सा है। ओके लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा फोर्स मेथड है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सो वी विल गेट प्रॉपर आइडिया। ये स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसके लिए हम लोगों ने सिलेबस में रखा हुआ है, बिकॉज इट इज़ द ओनली मेथड्स विच कैन बी यूज फॉर द कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस और वी कैन से सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस। सो अगर तुम लोग को मैटलैब आता है या फिर कोई फाइनाइट एलिमेंट मेथड का लैंग्वेज आता है, फ्रोटॉन आता है, या फिर जावा सी प्लस प्लस, अगर इसमें भी अगर तुम लोग मोल्ड कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द मैट्रिक्स मेथड, तो इसमें तुम लोगों को अगर लैंग्वेज यूज़ करना है तो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। तो इसमें तुम लोग फ्यूचर में अगर चेक करोगे, अगर तुम लोग को A to Z इसका आता है, देन यू कैन यूज़ द लैंग्वेजेस टू फॉर्म योर ओन सॉफ्टवेयर और यू कैन से योर ओन शीट फॉर दैट टू सॉल्व द स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक और मेथड इन्होंने रखा हुआ है, दैट इज़ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। जो तुम लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा उसमें भी तुम लोग को यूज़ होने वाला है। सो दैट वी हैव टू स्टडी द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इट इज़ वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड भी 3 थे और फोर्स मेथड भी तीन या 4 थे, 4। तो उसमें से ये 2 मेथड चले गए और इसमें से भी एक मेथड, 2 मेथड्स यहाँ पे डिडक्ट कर दिए हैं। After this moment distribution method, we will study the plastic analysis of the structure. Okay, this is the different part. Okay, जो totally तुम लोगों का जो analysis है उससे थोड़ा सा different रहेगा, because plastic analysis it is something different from the elastic analysis. जो तुम लोग 6.1 तक करोगे, it is totally related to the Hooke's law. Hooke's law तुम लोगों ने study किया था, that is stress is directly proportional to the strain. तो वो तब तक follow करेगा। लेकिन आफ्टर दी हुक्स लॉ एक्चुअल लाइफ में कभी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन नहीं रहता है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट देर इज़ वन प्लास्टिक स्टेज, तो उस प्लास्टिक स्टेज में अपने को एनालिसिस करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए हम लोग आफ्टर गेटिंग दिस एजम्पशन वी विल गो फॉर द प्लास्टिक एनालिसिस। इसमें तुम लोगों को नॉर्मल सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कोलैप्स लोड और सम बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट इज प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, शेप फैक्टर एंड सम मेथड्स। ओके डीप में तुम लोगों को इतना नहीं है, बिकॉज वॉट एवर इसका बेसिक जो है तुम लोगों को आगे डिज़ाइन में किधर ना किधर यूज़ होने वाला है। दैट्स वाई वी हैव केप्ट दिस टॉपिक इन दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके दिस इज योर टोटल सिलेबस। मोस्टली सम पार्ट विल बी टेकन बाय निखिल सर एंड सम पार्ट विल बी टेकन बाय मी। Okay, whatever, if you have doubt in both cases whether the topic taught by the Nikhil sir otherwise me, you can ask both the faculty. Okay, so if you think about the, अभी हम लोग पेपर का बात नहीं कर सकते, बिकॉज जो तुम लोग का पैटर्न है इट मे बी डिफरेंट, बिकॉज प्रीवियसली जो पैटर्न था SA1 और SA2 का वो कांस्टेंट था। अभी तो हम लोगों का डायरेक्टली कंबाइन हुआ है, तो दिस इज़ दी फर्स्ट बैच जो तुम लोग करने वाले हो। लेकिन मैक्स टू मैक्स ध्यान में रखने का कि सिलेबस जितना है वो टोटल पेपर में कवर होता ही है। देयर में भी चांसेस कि उसको ऑप्शन रहता है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे वेरिएशन बता सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखने का कि हम लोग का हर एक पार्ट कंसिडर होने वाला है। बाकी का जो रहेगा टर्म वर्क, इंटरनल असेसमेंट, वो सेम ही रहेगा। दैट इज़ देयर विल बी 2 क्लास टेस्ट जो हम लोग अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, तो दोनों में से एवरेज हम लोग निकालते हैं, तो दैट विल बी योर 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा, सेम जो अदर पेपर के लिए सेम पैटर्न है। बुक्स अगर तुम लोग चेक करोगे तो देर आर मेनी बुक्स। भावी कट्टी तुम लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों तुम लोग यूज़ कर सकते हो। वजीरानी भी अच्छा है। देन CS रेड्डी, जुन्नारकर, वॉट एवर ये जो बुक्स तुम लोग ले रहे हो ना, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करो। सर अगर आप कौन सा रिफर करते हो? ये सब मेरे रेफ़र किए हुए, अभी तक मैं अभी 3-4 साल से भी बुक खोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी ये सब नोट्स इसी से क्रिएटेड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखो भावी कट्टी, रामामृदम, बिकॉज हर एक बुक का थोड़ा सा मेथड अलग है। बिकॉज स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जो प्रीवियसली बेसिक मेथड है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको क्या यूज़ करना है आगे जाके। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक ही मेथड से जाओ। अगर आपका ओन खुद का कुछ मेथड है तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचूंगा तो भावी कट्टी, रामामृदम, और चाहिए तो जुनारकर का बुक है वो थोड़ा सा चेक कर लो। उसमें आप मेथड जब मैं सिखाऊंगा, देर इज़ नो नीड टू रेफ़र जब मैं मेथड सिखा रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैं मेथड सिखा रहा हूँ तो एटलीस्ट उधर जाके चेक करो कि वेदर कुछ डिफरेंट मेथड वहाँ पे है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या जो हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सर एक इंडिकेटेड, यस। भावी कट्टी हो गया, और दो कौन से बुक बोले सर आपने? भावी कट्टी, रामामृदम। रामामृदम का तुम लोगों को सॉम भी देखना पड़ेगा, टॉस भी देखना पड़ेगा, बिकॉज सम पार्ट तुम लोगों को मॉस में मिलेगा, सम पार्ट टॉस में मिलेगा। आपके लाइब्रेरी में जो हमारा लाइब्रेरी अपना, उसमें आपको देखो बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस सी एस रेड्डी का भी बुक मिलेगा, मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर जुनारकर का भी बुक है, वजीरानी इसका भी बुक है थर्ड वन, रामामृतम बोथ अवेलेबल है, टॉस और सॉम। देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल राजपूत अवेलेबल है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भावी कट्टी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपने पास अवेलेबल है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस देवदास मेनन का भी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ दी तुम लोग के अराउंड 17 में से मोस्ट ऑफ दी तुम लोग के 50% से ज़्यादा बुक तुम लोग के है। फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस सुजीत कुमार ये भी अवेलेबल है। देन ये टी.एस. थंडवमूर्ति ये भी अवेलेबल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ये मनमोहन दास ये भी अवेलेबल है। ठीक है, मोर दैन 80% बुक्स तुम लोग के अवेलेबल है। जस्ट तुम लोग रेफरेंस के लिए रीड करो, उससे तुम लोग क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द लेक्चर की हर एक कंसेप्ट थ्योरेटिकली और कंप्लीटली हम लोग ले सकते हैं। सो जो भी हम लोग बुक या फिर यहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट सीखते हैं तो उसका नेट पे सर्च करो, अदरवाइज थोड़ा सा बुक में से थोड़ा रिलेटेड हिस्ट्री उसका पढ़ो कि वो मेथड कहाँ से आया या फिर कैसे क्रिएट हुआ है। बिकॉज 100% टीचिंग से हम लोग बोलेंगे ऐसे इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैंने भी अगर 80% सिखाया तो तुम लोग भी उसमें से सिर्फ 40 या 50% ही गेन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग कंसेप्ट स्टडी करते हो बुक में से, रेफरेंस बुक में से, तो इट विल बी बेटर कि तुम लोग को वो ठीक से पता चल जाएगा। हिबलर का भी बुक है तुम लोग का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हिबलर, वो भी थोड़ा बहुत अच्छा है तुम लोग के लिए। यानी कि अगर फॉरेन अथर्स का कोई अगर तुम लोग को रेफ़र करना है तो मोस्ट ऑफ दी जन हिबलर तुम लोग कर सकते हो। ये है ऑलरेडी अपने लाइब्रेरी में है। ओके, बिकॉज देखो ये रेफरेंस बुक है जो तुम लोग का है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक के कॉलेज में रहेगा। बिकॉज अगर तुम लोग ये टाटा मैकग्रिल का या फिर हिबलर का अगर चेक करोगे तो बाहर प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है, नॉट इन दी हंड्रेड्स, ये 1000, 2000, 3000 ऐसे में रहता है। तो इट इज़ बेटर कि अपने कॉलेज में है तो रेफ़र करो। बिकॉज ये फॉरेन ऑथर के जो बुक रहते हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए अपने को डायरेक्टली परचेज करने के लिए बहुत महंगा जाता है वो। तो इसलिए है तो उसका बेनिफिट उठाओ, इट विल बी बेटर। हम लोग ट्यूटोरियल का थिंक करेंगे एज यूनिट जैसे दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिट के हिसाब से हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे, जैसे तुम लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, तो वॉट एवर टॉपिक हम लोग यहाँ पे लेंगे वो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं टोटल स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कंसेप्ट हम लोग छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सो दैट यू विल गेट आइडिया कि अपने को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एक्चुअल में करना क्या है। ओके, वॉट एवर ये जो कंसेप्ट है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सिमिलरली प्लास्टिक एनालिसिस वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दी व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अगर सिंपल अगर हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखेंगे तो इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ, लेट अस कंसिडर डेफिनेशन वाइज जाते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। व्हेन वी कंसिडर द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें क्या होता है, इफ़ यू कंसिडर एनी बॉडी, एनी रिजिड बॉडी, सॉरी रिजिड नहीं बोल सकते, एनी इलास्टिक बॉडी, बिकॉज रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कितना भी हम लोग लोड लगाएंगे तो वो रिजिड मोशन क्रिएट करेगा। तो एनी इलास्टिक बॉडी मतलब जिसके ऊपर कोई भी अगर हम लोग फोर्स या फिर लोड अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। रिजिड बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो जैसे वैसे के वैसे वो मूव हो जाएगा। तो एनी इलास्टिक बॉडी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, इफ़ यू अप्लाई एनी टाइप ऑफ एक्शन, एक्शन जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल लोड, एक्शन बोल सकते हो या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस बोल सकते हो। इफ़ यू अप्लाई एनी टाइप ऑफ लोड ऑन द इलास्टिक बॉडी देन ऑब्वियसली you know the law of conservation of energy, there will be conversion of the energy from one form to another form। तो obviously अगर कुछ भी एक्शन अगर हम लोग इलास्टिक बॉडी के ऊपर दे रहे हैं तो obviously there will be some response, so that response will be nothing but the reaction of the structure, उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वॉट एवर एनी इलास्टिक बॉडी जो रहेगी उसके ऊपर अगर मैं कोई एक्शन अप्लाई कर रहा हूँ तो देर विल बी सम रिएक्शन।
वो रिएक्शन जो रहता है उसका ही डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एनालिसिस. That is the determination of the response of the structure when it is subjected to some type of action. It is known as structural analysis. तो whatever जो reaction या फिर response है वो अपना type में रहता है. There are two types of reactions. That is, one is in the form of forces and one is in the form of displacements. It is very simple. इतना डिफिकल्ट मत बनाओ. सिर्फ ध्यान में रखो, कोई भी अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन अपने को जो फाइंड आउट करना है, इट इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जब मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो रिस्पॉन्स आएगा. वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल. एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से रहेंगे? मैं रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ. ओके, एक्सटर्नल जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो नहीं. तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इट इज़ नथिंग बट सपोर्ट रिएक्शंस, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है कि सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड वन जो रहेगा दैट इज नथिंग बट इंटरनल फोर्सेस. ऑब्वियसली जो इंटरनल फोर्स, कोई भी फोर्स यहाँ पे मेंबर रहेगा, दैट इज बीम, ट्रस या फिर फ्रेम, तो इट विल क्रिएट सम इंटरनल एक्शन. तो वो इंटरनल जो इवॉल्व होंगे फोर्सेस, दीज आर नथिंग बट द इंटरनल फोर्सेस. तो इसको हम लोग डिफरेंट नाम दे सकते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है. दैट इज एक्सियल फोर्स, देन शियर फोर्स एंड देन बेंडिंग मोमेंट. तो हम लोगों ने बीम में स्टडी किया था. हम लोग पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालते थे, देन एसएफडी, बीएमडी और एएफडी निकालते थे, विच आर नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस फोर्सेस. सेकेंड वन जो रहता है दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप. ओके, हम लोग देख सकते हैं अदर टाइप में भी, लेकिन हम लोगों ने डिस्टिंग किया हुआ है उसको दो टाइप में. दैट इज, वन इज नथिंग बट ट्रांसलेशन एंड अनदर इज नथिंग बट स्लोप और वी कैन से रोटेशन. ओके, स्लोप यानी कि एंगुलर जो मूवमेंट रहेगा, एंगुलर मूवमेंट. ओके, और या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं रोटेशन. आफ्टर डिफ्लेक्शन या फिर रिएक्शन जो किस में आएगा, दैट इज स्लोप. एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज डिफ्लेक्शन. इट में भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन. हम लोग अभी एंगुलर तो नहीं देखते थे, इसलिए हम लोग ये ट्रांसलेशन और स्लोप, ये दो पार्ट में हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे. ऑलरेडी सॉम में हम लोगों ने दो मेथड्स देखे हुए हैं. यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मेथड्स देखेंगे. दीज आर दी मेन स्ट्रक्चरल कंसेप्ट कि हम लोगों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब क्या है. दैट इज, यहाँ पे अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं. दैट इज, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज नथिंग बट, if you want for the structural analysis, is the determination of response of structure रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर. ब्रैकेट में लिख के रखो कि रिस्पॉन्स मतलब क्या क्या है. तो रिस्पॉन्स में बोल सकते हो दैट इज सपोर्ट रिएक्शंस, देन बोल सकते हैं इंटरनल फोर्सेस, देन बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट्स. ओके, दीज आर द रिस्पॉन्स. इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर when some external action is applied, when some external action is applied on the body, on the, देखो वर्ड स्पेसिफिक रहने का, ऑन द इलास्टिक बॉडी. ओके, ऑन दी बॉडी बोला तो कोई भी बॉडी हो सकता है. सो वर्ड्स जो है वो ठीक से लिखने का. फर्स्ट वन दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स, ये वर्ड तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है. इलास्टिक बॉडी इंपॉर्टेंट है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो परफेक्टली यही डेफिनेशन फॉर्मेट रहे, सिर्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए आपका कंसेप्ट आपको समझा है कि नहीं. इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑल फोर्सेस व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ लोडिंग. ऐसे भी बोला तो भी चलेगा, लेकिन सामने जो एग्जामिनर रहेगा उसको समझना चाहिए कि आपको समझा है कि नहीं.
ओके, तो देर आर मेनी मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन। अगर लिस्ट आउट करेंगे तो अभी बहुत सारे आएंगे, लेकिन हम लोग अभी सब तो नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में क्या क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकता है। ओके, नॉर्मली जब हम लोग स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं तो एक आएगा तुम लोग का डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सेकेंड वन अगर हम लोग बोलेंगे दैट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मेन हम लोग जो यहाँ पे यूज करने वाले इट इज नथिंग बट बेसिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सिंपल है, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसको डिटर्मिनेट बोलेंगे, नहीं कर सकते उसको इनडिटर्मिनेट बोलेंगे। तो डिटर्मिनेट में हम लोग नॉर्मली कौन कौन से मेथड स्टडी करने वाले हैं। देखो, मेथड जो रहेगा इट मे बी फॉर दी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए रहेगा, वो सब एक साथ ही रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए देखो कौन कौन से स्टडी किए भी रहेंगे और करने वाले, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैं सब लिस्ट आउट करता हूँ, सिलेबस में है नहीं है सब के सब। पहला जो है अपना डबल इंटीग्रेशन मेथड, जो ऑलरेडी हम लोगों ने मैकलेज मेथड के साथ स्टडी किया हुआ है। चाहिए तो ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए लिख सकते हो, सो दैट इन वाइवा तुम लोगों को अगर कोई पूछता है तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ये। थर्ड वन तुम लोग के ज्योमेट्रिक मेथड भी थे, आई होप तुम लोगों को सीखा, मोमेंट एरिया मेथड। फोर्थ वन दैट इज कॉन्जुगेट बीम मेथड। डोंट वरी, सबके सब मेथड्स नहीं है तुम लोगों को अभी। देन यूनिट लोड मेथड, देन कैस्टिग्लियानोज मेथड, थ्योरम बोल सकते हो कैस्टिग्लियानोज। देन एक और आता है, ये तुम लोग का एनर्जी और कैस्टिग्लियानोज दोनों सेम ही रहेगा, फिर भी उसको हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी थ्योरम्स। ये हो गए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के। तो मोस्ट ऑफ दी पार्ट आप लोगों का हो गया है, दैट इज सॉम में हम लोगों ने मैकलेज मेथड, डबल इंटीग्रेशन और मैकलेज मोस्ट ऑफ दी सेम दोनों देख लिया है। आई थिंक मोमेंट एरिया एंड कॉन्जुगेट नहीं देखा है, तो मोस्टली वो रिमूव कर दिए है तुम लोगों के सिलेबस से। मेन जो है तुम लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट विच विल बी यूज्ड अप टू द एंड तक तुम लोग को ये हेल्प करेगा, दैट इज़ यूनिट लोड मेथड। इसका हेल्प ही तुम लोगों को इनडिटरमिनेट में लगने वाला है। देन कैस्टिग्लियानोज और एनर्जी थ्योरम हम लोग अभी देखने वाले हैं। अभी जब मैं इनडिटरमिनेट की बात करूंगा तो इनडिटरमिनेट में देखो तुम लोग के दो मेथड्स आते हैं, दैट इज फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड डिफरेंस कुछ नहीं है जितना, दैट इज जिसमें तुम लोग का बेसिक अननोन जो रहेगा, फोर्स अपने को पहले मिलता है उसको मैं फोर्स मेथड बोलता हूँ, और जिसमें अपने को डिस्प्लेसमेंट एज ए अननोन पहले मिल जाता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। तो इसमें तुम लोगों के मेथड से बहुत, तो फर्स्ट जब मैं फोर्स मेथड की अगर मैं बात करूँगा तो देखो लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज फर्स्ट वन क्लैपेरॉन्स थ्योरम, क्लैपेरॉन्स थ्योरम उसको ही हम लोग बोलते हैं थ्री मोमेंट थ्योरम, दैट इज टीएमटी। सेकेंड वन अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, जो ऑलरेडी आई थिंक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, और तुम लोग का कांस्टेंट मेथड्स है लेकिन वो हम लोग स्टडी नहीं करने वाले, तो लेट अस स्किप इट। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोगों को है यहाँ पे स्टिफनेस मेथड, सेकेंड वन चेक करोगे तो यहाँ पे एमडीएम है, दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थर्ड वन यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी तुम लोग का रहता था, लेकिन अभी वो तुम लोग के आउट ऑफ सिलेबस हो गया है डिफ्लेक्शन, तो ये मेथड में स्टडी हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों का बेसिक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ये तो ऑटोमेटिकली ये स्टडी हो ही जाता है। तो स्टिफनेस मेथड, एमडीएम मेथड, क्लैपेरॉन्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड।
ये तुम लोग के मेन बेसिक है। कानीज मेथड था, तुम लोग का सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड था, बहुत सारे मेथड्स है, अप्रोक्सीमेट मेथड थे, वो सब मेथड्स यहाँ से निकाल दिए गए। बिकॉज जब स्ट्रक्चर अगर बड़ा हो जाता है तो हम लोग को उसको अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी कैसे है, हम लोग को कन्वेंशनल मेथड जो है पुराने, उनसे कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बिकॉज फाइनली वी विल यूज़ दी ओनली सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ द बिल्डिंग, तो हम लोग मैन्युअली नहीं करने वाले। सो यू जस्ट हैव द बेसिक आइडिया, और वी कैन से बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर फॉर यू फॉर दैट सॉफ्टवेयर यूज़। बिकॉज सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज़ करोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वॉट एवर वहाँ पर भी कुछ अगर रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे डिमेरिट्स रहते हैं सॉफ्टवेयर के भी। तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ योर बेसिक कंसेप्ट फॉर दैट एनालिसिस। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये मेथड स्टडी कर रहे हैं। दीज आर दी मेन मेथड्स फॉर द एनालिसिस। तो इसमें से हम लोगों को बहुत शॉर्ट कर दिया है। अभी हम लोग नॉर्मली डायरेक्टली यूनिट लोड मेथड ही स्टडी करने वाले हैं, और ये कैस्टिग्लियानोस, देन ये क्लैपेरॉन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस एंड एमडीएम। ओके, ये छोड़ने के बाद फिर अपने को वो 3 हिंज आर्च और ट्रस का एनालिसिस आता है, जो अपने को पहले ही सीखना पड़ेगा। बिकॉज ट्रस एनालिसिस स्मॉल थिंग्स अपने को बाद में यूज़ होने वाले हैं। ट्रस एनालिसिस यूनिट लोड में भी यूज़ होगा, और ये बाकी के मेथड्स में भी यूज़ होगा। यूनिट लोड मेथड सीखने के बाद ही तुम लोग ये बाकी का मेथड कर सकते हो, बिकॉज इसका ही यूज़ अपने को इनमें करना है, इनडिटरमिनेट में करना है। और जो प्लास्टिक एनालिसिस एंड तुम लोगों का, लेट अस राइट डाउन, और क्या है तुम लोग का, दैट इज प्लास्टिक एनालिसिस। ये एक सेपरेट टॉपिक रहेगा। और देन ILD, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये एक अलग टॉपिक रहेगा। तो ये 2 टॉपिक और ये बाकी का सब, ये तुम लोगों का मिल के टोटल स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। ओके।